जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक, बहुत ही बढ़िया तड़कता भड़कता टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेसिकली हम अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर हम पीछे चलें और एरिया वेक्टर को पहले हम एक बार समझ लें। हालांकि इसका एक वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है, अगर आप चाहेंगे तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के पहले एरिया वेक्टर को समझें। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर ये टॉपिक देखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल जिन्होंने भी वो लेक्चर देख लिया है या नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इस पर आइए। उनको मैं बता दूं कि हमने बेसिकली वहाँ पर क्या किया था। हमने एक प्लेन इस तरीके से एरिया कंसीडर किया था और हमने उस समय इस एरिया को एक वेक्टर प्रूव किया था कि एरिया जो है बेसिकली वो एक वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से है, कैसे हम उसको एक वेक्टर लेते हैं और अगर हम उसको वेक्टर लेते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेंगे। तो हमने आपको उस समय कहा था कि इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे लेंगे। पहली बात तो परपेंडिकुलर लेंगे। प्लेन जो भी होगा हमारा, प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड इसको हमेशा लेंगे और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे। एरिया वेक्टर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करने के लिए, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डेल्टा एस वेक्टर सिंबल यूज किया था। ये सब पुराने वीडियो में आप जाएंगे सो आपको वहां ये सब कुछ मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अब बढ़ाते हैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे। अब इसी एरिया को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने का प्लान किया है, तो क्या होगा आइए देखते हैं। अगर इसी एरिया को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं, सो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने का मतलब होता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास करेंगी और अब आप देख सकते हैं कि चूंकि ये लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही होंगी आपको, इसका मतलब है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। ये ds वेक्टर है या जिसको डेल्टा s वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जस्ट अ नंबर, एक नंबर होता है, ठीक है ना। किस चीज का नंबर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर से पास कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पर्टिकुलर एरिया। अब वो एरिया प्लेन भी हो सकता है, वो क्लोज्ड भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो चलिए यहाँ पर कुछ लाइंस हम और बना देते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन ये इनकी खास बात ये है इसकी और इसकी कि ये इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से नहीं क्रॉस कर रही, ये बाहर बाहर निकल गई। सो क्या इन लाइंस को भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट करेंगे? जी नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम केवल उन्हीं लाइंस को काउंट करेंगे जो हमारे गिवन एरिया के अंदर से पास करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, ठीक है। बस यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर उन्हीं नंबर्स को काउंट करेंगे जो गिवन पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही होंगी। जैसे ये लाइन और ये लाइन है, आप देख सकते हैं चूंकि ये हमारे गिवन एरिया के बाहर चली गई हैं तो इनका नंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए फाई बना दीजिए। फाई जो सब लोग समझते होंगे ना, ऐसे गोला बनाइए, उसके पेट में एक लाइन खींच दीजिए, फाई हो गया। लेकिन इसके साथ मैं सजेस्ट करूंगा आप ई जरूर लगाएं। नाउ सर ई का क्या मतलब है? फाई अगर फ्लक्स का सिंबल हो गया तो ई क्या है? तो ई सिंबल है इलेक्ट्रिक का। जरूरत क्या है इसमें ई लगाने की? देखिए फ्लक्स दो तरीके का होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप यहां पढ़ रहे हैं और एक आप आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से दिखाया जाता है। डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचानने के लिए हमने एक जगह ई और मैग्नेटिक वाले में यहां पर
बी लगाना सीखा है कि यहाँ पर हम बी लगा देंगे। सो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप ई जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप यहाँ पर ई मेंशन कर देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा हो रही है। सो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लाइन्स का जो नंबर होता है और जो गिवन एरिया के अंदर से पास करता है, इन्हीं के नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर अगर डायग्राम को देखा जाए तो इसमें से फ्लक्स की वैल्यू निकाल के देखते हैं। आइए देखते हैं भाई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। सो आप अगर देखें तो इस एरिया के अंदर टोटल कितने लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। एरिया के अंदर से कितनी पास कर रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसकी वैल्यू हो गई 8। क्लियर, इसकी वैल्यू हो गई 8। तो 8 इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्योंकि मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप देख सकते हैं नंबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है का नंबर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और ये कौन सा नंबर लेना है कि पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, जो भी आपको एरिया गिवन होगा उस एरिया के अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर हम लेंगे उसी को हम अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे और इसको फाई ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, इसमें एरिया का रोल किस तरीके से प्ले होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम चलते हैं दो कंडीशंस की तरफ। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं डेफिनेटली किसी चार्ज पार्टिकल से आ रही होंगी, क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही हवा में तो नहीं घूमेंगी, किसी ना किसी चार्ज पार्टिकल से आ रही होंगी। मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल थोड़ा वीक है अभी, है ना, थोड़ा वीक है। और आप जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा हमने वीक लिया है, ये छोटा चार्ज पार्टिकल लिया है, चार्ज को कम लिया है, सो इसके अंदर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है वो काफ़ी दूर दूर, रनिंग के बीच में गैप काफ़ी होता है। मतलब कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होगा इसका। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी डिक्रीज कर जाती है। ठीक, एक कंडीशन तो ये। क्या होगा अगर मैं चार्ज को बड़ा कर दूं, भाई बड़ा चार्ज तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर से गैप को लगातार हम कम कर देंगे। जितना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा नंबर, इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। देखिए सेम एग्जैक्टली इतने ही बड़े एरिया को अब अगर मैं यहां पर कंसीडर करूं, ठीक, उतना ही बड़ा एरिया इस बार यहां कंसीडर कर लिया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इसके अंदर यहां जब आपने चार्ज को छोटा लिया था, ठीक है, क्या लिया था, यहां पर आपने स्मॉल चार्ज लिया था ना, और यहां पे क्या किया, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ले लिया। ठीक, तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लोगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, तो इस एरिया में से कम लाइंस पास करेंगे। चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया आपने तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होने का मतलब लाइंस पास आ जाएंगे। तो इस एरिया में से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 लाइंस पास हो रही थी। अब यहाँ पर वो नंबर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर अगर मैं फाई ई निकालूं, यहां पर मैं अगर फाई ई निकालूं तो ये आता है इसकी वैल्यू 4, लेकिन यहां पर अगर मैं निकालूं तो ये आता है 8। यानी अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे देखिए फ्लक्स का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आप, अभी फाई का वैल्यू 4 था, अभी फाई का वैल्यू 8 हो गया। यानी एक चीज तो क्लियर निकल करके आ गई। इस तरफ देखते हैं उस चीज को कि जो हमारा फ्लक्स का वैल्यू होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए ना इंटेंसिटी को स्ट्रांग किया। चार्ज को बड़ा लेने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लेने पर क्या हो रहा है, फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ गया। इसको छोटा लेने पर क्या हुआ, फ्लक्स का वैल्यू छोटा आ गया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसी चीज को दूसरे कंडीशन में समझते हैं। इस बार ऐसा करते हैं, चार्ज को छोटा या बड़ा नहीं करते, चार्ज को उतना ही रहने देते हैं जितना कि उस समय हमने वहां लिया था। ये भी लार्ज है, ठीक है, और वो वाला चार्ज भी बड़ा है। सो कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेम कंडीशन है, उतनी ही ज़्यादा डेंस अभी भी हैं जितनी पहले थी उस केस में थी। उधर एरिया थोड़ा बड़ा लिया मैंने, यहाँ थोड़ा एरिया को छोटा कर दिया। ठीक, यहाँ पर एरिया को छोटा कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्वाइट सिमिलर। चार्ज दोनों जगह बराबर लिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों जगह बराबर है। एरिया को यहाँ छोटा कर दिया, वहाँ बड़ा कर दिया। एरिया को छोटा करने पर क्या होगा, इसके अंदर से कम लाइंस पास करेंगी।
अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही लाइन पास कर रही है, उधर देखिए 8 लाइन पास कर रही है, यानी एरिया को कम ज़्यादा करने से भी फ्लक्स का वैल्यू बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस एरिया को स्मॉल वैल्यू मान लें क्या? अच्छा, मान लेते हैं कि ये ds पे डिपेंड कर रहा है। वैसे कई जगह पर आप इसमें a लिखा हुआ भी देखेंगे, a मतलब टोटल एरिया लिया गया है, हमने छोटा वैल्यू, छोटा एरिया ले लिया। हमने कहा कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने के साथ साथ हमारे गिवन एरिया के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा उसके अंदर से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती चली जाएंगी, यानी फ्लक्स इज डिपेंडिंग अपॉन एरिया। और किस तरीके से? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अच्छा, अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया जाए, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखें। देखिए, हालांकि ये प्रोपोर्शन में है तो इसको प्रोपोर्शन का सिंबल लगा के आप क्या करेंगे, वही एक के लगा देंगे वगैरह वगैरह, तो मैं सीधे अब इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। हालांकि कायदे के अनुसार तो आप इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब समस्या सर ये है कि चूंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो सर इन दोनों को हम लिखें डॉट में या क्रॉस में? बड़ा पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है। मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को डायरेक्ट रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं बाकी चीजें वहां कर रहा हूँ, लेकिन बीच में एक सवाल आ गया कि इन दोनों को डॉट के साथ लिखा जाए क्योंकि दोनों वेक्टर है, या क्रॉस के साथ लिखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं डॉट के साथ लिखना अलग मतलब है और क्रॉस लगा देने का अलग मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि फाई क्या है, फ्लक्स क्या है, ये एक नंबर है। नंबर क्या होता है? स्केलर होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए? स्केलर। दो वेक्टर्स का क्या करें कि वो स्केलर बन जाएं, तो उनको डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए, इसलिए बीच में डॉट लगा दीजिए। तो हमने यहां पर डॉट लगा दिया। फिर वही क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए आप यहां पर इज इक्वल टू के लगा देंगे, उसकी वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, कुछ ये कंडीशन मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट उस कंडीशन को फाई ई इज इक्वल टू इस कंडीशन को ले लेता हूं। सो ये निकल के आया हमारे लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला किसी भी सरफेस के लिए। बेसिकली हमने इसको कंसीडर तो प्लेन सरफेस किया था, लेकिन क्या होगा अभी हम जब क्लोज सरफेस के लिए जाएंगे तो इस फॉर्मूले में केवल एक सिंबल ऐड कर दूंगा मैं, और आप देखेंगे उसका सिंबल क्या है। अगर आप उसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए कि क्लोज सरफेस के केसेस में क्या होता है। सो ये है फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। और बढ़िया तरीके से लिखना चाहते हैं इसको, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर से एरो हटा दिया जाए, हटा देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकता क्योंकि इसको हटाने पर यहाँ कॉस थीटा लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने थीटा को प्ले में लाया, एंगल प्ले में आ गया, और इसका मतलब ये है कि अब ये जो एंगल है ये जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे आपके फ्लक्स की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। अब देखते ये हैं कि किस तरीके से एंगल को बदलने पर फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, आइए। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कॉस थीटा क्यों लगा, ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी। सो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस, कंडीशंस देखते हैं। इस पार्ट को हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली, मैं रिपीट फिर कर दे रहा हूँ कि क्या होता है, ये नंबर होता है, सिर्फ एक नंबर है। और ये नंबर किसका नंबर है? ये नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और उन लाइंस का जो किसी आपके गिवन एरिया के अंदर से पास कर रही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब थीटा की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। सो थीटा की कंडीशन हम यहां पर इस तरीके से लेते हैं कि भाई दो चीजें हो सकती हैं, तीन चीजें ले सकते हैं बल्कि आप। पहला कंडीशन ये, ठीक है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। अब ये क्या कंडीशन है, आइए दिखाते हैं कि थीटा को 0 कब लेना है। सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, इनका डायरेक्शन, चूंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरफ है तो ई वेक्टर का डायरेक्शन भी इस तरफ लेना होगा आपको। क्लियर हो गया? इसमें आपने एक छोटा सा कोई एरिया ले लिया, भाई उसी के अंदर से तो लाइंस पास करेंगे, एरिया आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, तो ये मैंने एक एरिया कंसीडर कर लिया। क्या देख रहे हैं आप कि अभी ये जो प्लेन रखा है ना, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन हमको प्लेन से मतलब नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि हमको एरिया के वेक्टर से मतलब है। सो जरा बताइए कि इस प्लेन का एरिया वेक्टर किस तरह इंडिकेट कर रहा होगा। डेफिनेटली किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर इधर भी इंडिकेट कर सकता है, और इधर भी तो ले सकते हैं ना। हमने लास्ट वीडियो में आप जाके देखेंगे तो हमने इधर भी लेने के लिए कहा है और ले भी सकते हैं, लेकिन इधर की तरफ अगर लेंगे तो वो दूसरा केस है।
इसके बाद वाला केस देखेंगे, फिलहाल उधर ले लेते हैं। सो अब यहां देख सकते हैं आप कि एरिया वेक्टर और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लेते हैं बल्कि ना, उनकी डायरेक्शन सेम आ गई। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐसे में थीटा कितना बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जानने के लिए यहां आ जाते हैं। देखिए अगर मैं उस थीटा की वैल्यू को ला करके यहां पुट करूं, देखिए phi e इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0। सो आप देख सकते हैं कि ये बचा e इंटू डी एस, और ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम फ्लक्स ऑब्टेन करने की कंडीशन है। क्यों मैक्सिमम? क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में आपको मैं बता दूं क्या होगा, ये जो आपका सरफेस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है। अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर से पास करेंगी, और जितना बड़ा एरिया, हमने देखा ना, जितना बड़ा एरिया होगा हमारा, ये देखिए जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके अंदर से और ज़्यादा पास करेंगी। सो वो फ्लक्स की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाती चली जाएंगी। सो इसलिए जब हम थीटा 0 मानते हैं तो थीटा 0 का मानने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर बोथ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन। तो 0 कब बनता है? कंडीशन नोट कर लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर हो गया? तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम आ जाएगी तो ऐसे में थीटा 0 बनेगा, और इस केस को कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स का केस। इससे में आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी तरफ यहां पर कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि कई टीचर्स ये बता देते हैं कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो आपने कहा 0 होंगे तो मैक्सिमम, अभी आप कह रहे हो कि परपेंडिकुलर होगा तो फिर आपको कह रहे हो मैक्सिमम। देखिए ये यहाँ समझने का खेल है कि कौन परपेंडिकुलर होगा। मैंने ये नहीं कहा कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा। जरा इमेजिन कीजिए, जब आप इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इस तरफ ले रहे होंगे तो इसका प्लेन का डायरेक्शन क्या होगा? प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर कोई ये कहता है कि फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है जब प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसका यही मतलब है। देखिए ना, आपका ये प्लेन देखिए जरा, ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कैसा है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखें तो 90 ही तो बना रहा है, और प्लेन की अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तब भी तो इसका एंगल 0 ही बन रहा है ना, क्योंकि फॉर्मूले में प्लेन का एंगल नहीं लेते। यहाँ फॉर्मूले में हम एरिया वेक्टर का और इसका एंगल लेते हैं। सो एरिया वेक्टर तो इसका हमेशा बाहर ही जाएगा ना, लेकिन ये प्लेन तो परपेंडिकुलर हो गया ना। सो इसीलिए कई जगह पर आपको कुछ टीचर्स ये बताते जरूर मिल जाएंगे कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। हाँ, तो वही बात तो है, अगर प्लेन परपेंडिकुलर हुआ तो उस समय एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा 0 बनेगा, और थीटा 0 बनेगा तो इस तरीके से फ्लक्स आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। नाउ सर, व्हाट विल बी द कंडीशन अगर मैं इस बार आपकी बात ना मानते हुए एरिया वेक्टर को इस तरफ लेना चाहूं? वेक्टर तो पढ़े होगे? नहीं पढ़े? जरूर पढ़ना चाहिए था। एक वेक्टर उस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ, अपोजिट वेक्टर्स एंगल कितना बनाते हैं? 180 डिग्री बनाते हैं ना भैया। सो इस कंडीशन में अगर आप एरिया वेक्टर उधर लेते हैं और या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उधर ले लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंडीशन आप उधर की तरफ लेते हैं, एरिया वेक्टर को इस तरफ लेते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पर एंगल 180 हो जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 180 पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस का सिंबल। सो ये केवल ये दिखाएगा कि फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, और मैक्सिमम फ्लक्स के साथ आप ये भी जोड़ लीजिए कि यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू कैसा मिलेगा आपको? यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, अब 180 वाले केस को उसी चीज को रिपीट कर लीजिए, डायग्राम वही रहने देते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा मान लेते हैं। अच्छा, थीटा कितना पुट करना था आपको यहाँ पर? 180। सो बताइए फ्लक्स कितना होगा? माइनस ई इंटू डी एस। सो फ्लक्स यहां से कितना मिला? केवल नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लक्स मिलेगी आपको, केवल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी।
मिलेगी उतनी ही, वैल्यू वही रहेगी, केवल वो निगेटिव में आ जाएगी, यानी कि छोटी हो जाएगी ना। अब निगेटिव में जा रहे हैं तो घट रहा है फ्लक्स, इसका मतलब ये तो क्लियर बात हो गई। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं मानते कि फ्लक्स घटा है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस तो अभी भी वही है ना, चाहे आप इधर एरिया वेक्टर लें चाहे इधर लें, तो फ्लक्स उतना ही रहेगा, वैल्यू उसकी निगेटिव हो जाएगी। और यहाँ निगेटिव साइन क्या दिखाएगा, ये निगेटिव साइन क्या दिखाएगा, ये केवल ये दिखाएगा बेटा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट है, बस, बाकी वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। सो आई होप ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अभी भी तीसरा केस तो बचता है ना, 0 और 180 के बीच में एक मंजिल और भी तो आती है, तीसरा केस, बढ़िया वाला केस, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। मैं क्लियर फिर कर दूं, ये जो हम थीटा ले रहे हैं ये प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में नहीं ले रहे हैं, ये हम एंगल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बीच में ले रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन मन में मत रखिएगा, ठीक। सो थीटा इज 90, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कर लेते हैं कि ये अपना एक प्लेन हो गया। अच्छा, जरा जल्दी से ये जान लेते हैं कि इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो कहाँ होगा, डेफिनेटली इस तरफ होगा। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने अपना मूड बदल लिया और वो परपेंडिकुलर होकर के गुजरने लगी। इस कंडीशन में आप यहां देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। कितना बन गया एंगल, 90, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, आइए, ये रहा वो प्लेन, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर। लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो क्या इस एरिया में से कोई लाइन पास करेगी, नहीं, ये इसके बगल से निकल जाएंगी, इसको टच करते हुए निकल जाएंगे, टेंजेंशियली पास कर जाएंगे, लेकिन अंदर से नहीं जाएंगी। और जब तक इस एरिया में लाइंस नहीं जाएंगी तब तक फ्लक्स नहीं बनेगा, यानी कि फ्लक्स 0 होना चाहिए ना इस केस में। आके देखते हैं जरा, चलिए। सो इस कंडीशन में फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, E × ds × cos थीटा। चलो यहाँ फटाफट से थीटा को क्या पुट कर लो, 90। सो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, भैया आप जानते हैं कि इसको cos 90 पुट कर लेते हैं, और cos 90 कितना हो गया, 0। सो फ्लक्स कितना हो गया, 0, यानी ये कौन सा कंडीशन हुआ, ये मिनिमम फ्लक्स का कंडीशन बना। सो अब आपने यहां से देखा कि फ्लक्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ये तो थी फ्लक्स की कंडीशंस कि फ्लक्स कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव और कब 0 होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम सब देख चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और हम आपको इस cos थीटा जो ये आ रहा है, इस cos थीटा के आने का एक और कारण बताते हैं। एक तो कारण आप समझ ही गए कि जब इनके ऊपर से एरो हटा तो cos लगा। एक दूसरा कारण देखते हैं। अभी तक आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम इस केसेस में ले रहे थे जब फ्लक्स था, अब यहाँ तो फ्लक्स है ही नहीं ना, तो बात ही नहीं करते इस चीज की, यहाँ बात करते हैं फ्लक्स पढ़ रहे हैं, फ्लक्स की बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपके प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर थी। क्या हो अगर आपका ये प्लेन जो है ना, ये जो प्लेन है और ये फील्ड लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर ना हो, किसी स्पेसिफिक एंगल पर हो, क्या तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा? आइए देख लेते हैं उसको भी जरा एक बार। सो ऐसे में क्या होगा, हम प्लेन को तो वैसे ही रखते हैं लेकिन इस बार लाइंस का डायरेक्शन बदल लेते हैं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि प्लेन स्टिल वैसे खड़ा है जैसे पहले की तरफ था। इसका एरिया वेक्टर अभी भी बाहर की तरफ इंडिकेट करने लगा है, लेकिन इस बार हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से नीचे की तरफ जाने लगी है। इस बार तो परपेंडिकुलर नहीं दिख रही ना आपको। सो ऐसे में फॉर्मूले के साथ क्या बदलाव होगा? देखिए, ये तो क्लियर मान लीजिए कि आपको यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है, अब आपको चूंकि ये एंगल मालूम नहीं है तो फिर आप फ्लक्स कैसे निकालोगे? क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में एंगल चाहिए ही चाहिए। आपको इनके बीच का एंगल मालूम नहीं है, क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में? वेक्टर, अगेन वेक्टर प्ले में आया। वेक्टर क्वांटिटी है ना, कंपोनेंट कर लेते हैं, खत्म। कंपोनेंट मारिए इसके तुरंत, कंपोनेंट करते हैं। आइए देखिए जरा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट उधर आएगा। अच्छा, थीटा यहां बन रहा था, थीटा वहां बनता है ना हमेशा। तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका नाम क्या रखोगे आप? ई कॉस थीटा। इसका क्या रखोगे? ई साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है ये प्लेन के साथ टेंजेंशियल है, जैसे कि ये कंडीशन देखिए आपने।
सो ये वाला कंपोनेंट तो फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देगा, यानी इसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये कंडीशन दिखा रहा है, ई साइन थीटा इज टेंजेंशियल टू दिस प्लेन, टेंजेंट बिल्कुल ऐसे करके निकल जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में ये वाला पार्ट तो फिर फ्लक्स के काम नहीं आएगा, तो ये बेचारा कुर्बान हो गया। बचा वो, अब जरा वहां चलिए, चूंकि तो मैंने इसको कंपोनेंट कर दिए तो अब ये भी कुर्बान, इसका भी कोई काम नहीं, दो पार्ट में तोड़ दिया आपने, एक उधर और एक इधर, ये तुमने किसी काम का नहीं छोड़ा। अब जरा देखो यहां ई कॉस थीटा और डीएस वेक्टर, क्या अब इनके बीच में डायरेक्शन सेम है? तो फिर आ गई ना वही कंडीशन पहले वाली जो हम पहले ले रहे थे। क्या, चूंकि यहां आप कॉस ले रहे हो तो यहां डायरेक्शन पे एरो मत लगाना, क्योंकि या तो आप एरो लगाते हो और या फिर आप क्या लेते हो, एंगल लेते हो। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नहीं भी हैं तो भी फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला स्टिल वही रहेगा जो था। इस समय भी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही आपको फॉर्मूले में यूज करने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर हो या ना हो, दोनों कंडीशन में फ्लक्स निकाला जा सकता है। कई जगह डेफिनेशन में आपको वर्ड लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर है तब तो सबसे इजीएस्ट केस हो गया। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है तो हम कंपोनेंट मारेंगे ना, इसके तुरंत मारेंगे। कंपोनेंट करा, ये वाला काम तो खराब हो गया। ये बचा, देखिए कॉस थीटा और डीएस सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए तो एंगल कितना हो गया, इस केस में थीटा कितना हो गया, जीरो। फ्लक्स का फॉर्मूला फिर से क्या बन जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। फाइनली मान के हम ये चलते हैं कि ये रहा हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली हमने फ्लक्स के फार्मूले के बारे में जितना भी डिस्कस करना था ये सब कर लिया है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं आगे, और आगे चल करके थोड़ा सा इनकी यूनिट और इसके बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया जाए। और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं कि हम कुछ कंडीशंस में फ्लक्स को वेक्टर भी कंसीडर करेंगे। लास्ट देखते रहिए, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसकी यूनिट के ऊपर, है ना। फिर ये चर्चा करेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है, मतलब स्केलर है कि वेक्टर है। तो अब आपको पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं कि ये स्केलर है, नंबर है ना, नंबर तो स्केलर होता है। लेकिन सर अभी अभी आपने कहा कि इसको वेक्टर भी लेना पड़ सकता है। आप नंबर को वेक्टर कैसे ले सकते हो, कल एरिया को वेक्टर ले लिया, आज नंबर को वेक्टर ले लो। हर चीज को आप अपने अकॉर्डिंग डालते चले जाओगे, लेकिन नहीं, हर चीज के पीछे एक रीजन है। एरिया के पीछे का रीजन आपने देखा। इसी तरीके से अभी हम थोड़ी देर में अगर इसको वेक्टर बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, देखिए यूनिट क्या होगी इसकी। भाई यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूले के पास जाओगे ना, फॉर्मूले के पास जाओगे तो भैया फॉर्मूले के पास चलो, ई इंटू डी एस। इसकी इलेक्ट्रिक क्या होता है, ई इज इक्वल टू, भाई अगर आप जानते हैं तो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। न्यूटन पर कूलम ले लेते हैं इसको आप, ये न्यूटन पर कूलम ले लिया आपने, इनटू एरिया है ना, तो एरिया को मीटर स्क्वायर ले लो। क्लियर हो गया। तो इसको न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स कर लो, या फिर इसी चीज को ऐसा लिख दो, न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर लिख दो। ये क्या बन जाएगा आपके लिए, इसकी यूनिट बन जाएगी। भाई फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस था, तो इसका तो 4 न्यूटन पर कूलम है ना, एफ बाई क्यू नॉट से। वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट पर मीटर भी तो होता है इसका, वो भी ले सकते हो आप, वोल्ट पर मीटर वाली कंडीशन भी ले सकते हो। लेकिन फिलहाल मैंने इस फॉर्मूले से निकाला तो भैया इसका न्यूटन पर कूलम हो गया, इसका इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। इसको अरेंज कर लिया तो ये इसकी क्या बन गई, यूनिट बन गई। अब ये स्केलर है, ये इसकी यूनिट है। डायमेंशंस क्या होंगी, देखिए डायमेंशन निकालने के लिए भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि डायमेंशन निकालने के लिए भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ई इंटू डी एस। अब आप कहेंगे सर कॉस थीटा कहाँ गया, तो एंगल है ना, एंगल तो डायमेंशन लेस होता है, तो उसको लेके फायदा क्या है। अगर आप यहाँ कॉस थीटा लिख भी देंगे, अब वहाँ वो लिख भी देंगे, तो एंगल की यूनिट क्या होती है, कुछ नहीं। तो यहाँ लिख देंगे तो फायदा क्या है, एंगल फिर डायमेंशन लेस हो गया, तो मैं ले नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं ई इंटू डी एस ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी डायमेंशन डायरेक्ट अगर नहीं याद है तो बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, एफ बाई क्यू नॉट के पास चलो, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे एल इंटू एल, बोले तो एल स्क्वायर। बेसिक कंपोनेंट में जा रहे हैं ना तोड़ तोड़ के, फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन,
mL_t-2, ये तो फोर्स का हो गया। ये चार्ज इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट, इसको तोड़िए किस में जाएगा भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा है I = Q/T, तो Q = I × T आ जाएगा। I मतलब करंट, करंट को हम नापते हैं एम्पियर में, डायमेंशन में A दिखाते हैं इसको, और टाइम के दिखाते हैं T × L²। बस सो M ऐसे ही रहने दो, L × L² L³ बना दो, इस T को ऊपर लाओ तो T⁻³ कर दीजिए, और ये आ जाएगा आपका A इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई। mL_t-2 इसका, A × T इसका, L² इसका, L × L² L³ बना दिया, इसको ऊपर ले गए पावर माइनस में T⁻³ कर दिया, A इनवर्स कर दिया, डायमेंशन पूरा कर दिया, केस खत्म कर दिया, और यही है आपकी इसकी डायमेंशन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट होने जा रहा है तो अभी भी यहाँ पर क्लोज सरफेस तो चर्चा में नहीं आया सर। आपने कहा था कि वो प्लेन सरफेस लेके बताओगे आप, तो क्लोज्ड सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? कुछ खास नहीं है उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस अगर आपको चाहिए, सो आप इसके फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख लें, फाई ई लिख दें, E × ds को तो ऐसे का ऐसे ही रहने दें, बस यहां पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, और इसको यहां से सर्कल बना दें। और ये जो सर्कल आप बना रहे हैं ना, ये जो सिंबल आपने ये बनाया है, बल्कि यहां लिख लीजिए, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनाएंगे आप तब जब आप किसी क्लोज सरफेस को ले रहे होंगे, कर्व सरफेस को ले रहे होंगे, या फिर आप किसी ऐसे सरफेस को ले रहे हैं जिसको आपने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है ना। तो एक पार्ट का एरिया आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इससे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरे को, तो आपको पूरे सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये रहेगा आपके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का। ठीक है, तो फ्लक्स के बारे में ये था कंप्लीट डिटेल। लेकिन अभी एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने कहा था कहीं पर वेक्टर भी इस्तेमाल में आ जाएगा। अभी देखिए स्केलर लिखा है, स्केलर ही होता है फ्लक्स, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में अगर कहीं जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? क्योंकि अब आप जानते हैं, जैसे हमने एरिया की बात की कि नहीं की, अभी तक 11th क्लास तक तो एरिया स्केलर लेकर के काम चल रहा था, तो चलाते गए। जब फ्लक्स में पहुंचे तो पता लगा कि इसको तो अब हम वेक्टर लेंगे तो ही काम चलेगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होती है आपकी, देखिए, अगर हम एरिया को वेक्टर ना लेते दिक्कत क्या होती भाई, ये वेक्टर होता, ये ऐसा रहता। एरिया को वेक्टर नहीं लेते ना अगर, तो क्या होता, कुछ ऐसा लेते आप। अब ये वेक्टर है, इसको आप स्केलर से डॉट कर लो, क्रॉस कर लो, आएगा तो वेक्टर, तो आप इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। और एक नंबर है, नंबर कैसे वेक्टर हो सकता है? सो मजबूरी बनी कि इसको वेक्टर लो भैया, वरना काम बनेगा नहीं। समझ में आई बात कि अगर हम इसको वेक्टर ना लेते तो इशू क्या होता? इशू ये होता भैया कि ये तो स्केलर है। अब भाई वेक्टर को वेक्टर से डॉट या क्रॉस करके हम सीखते हैं ना, लेकिन स्केलर को तो हम कैसे भी इंटू कर सकते हैं वेक्टर के साथ। इसको इंटू करते तो रिजल्ट क्या मिलता? वेक्टर ही तो मिलता। और ये इसका मतलब ये भी वेक्टर हो गया नहीं, तो इसको वेक्टर कैसे ले सकते हो भाई? क्योंकि ये तो नंबर है जनाब। नंबर को कैसे हम वेक्टर मान सकते हैं? 2, 3, 4, 5 नंबर, इसे कैसे वेक्टर ले सकते हैं? सो इसलिए मजबूरी बनी कि नहीं, अगर इसको इसी तरीके से वेक्टर बना दिया जाए और इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो स्केलर बन जाएगा। तो जब आवश्यकता पड़ी तो फिर आविष्कार हुआ और तब पता लगा कि एरिया वेक्टर भी हो सकता है। इसी तरीके से एक टॉपिक पढ़ने चलते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब ये क्या हो गया? ये कौन सी नई चीज आ गई? आओ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस टू द, रेशियो निकाल रहे हो तो किसी के साथ तो निकालोगे ना, तो हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकाल रहे हैं वो किसके साथ? टू द एरिया ऑफ दैट सरफेस। ठीक है, एरिया ऑफ दैट सरफेस। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे भाई? रेशियो है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और एरिया का।
अब इसको ए भी लिख सकते हो, ds भी लिख सकते हो, s भी लिख सकते हो, मतलब ये कुल मिलाकर ds अब एरिया दिखा रहा है। तो यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया। ठीक है, अब ये स्केलर है कि वेक्टर, आप दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर है, और हम ये बताना चाहते हैं कि ये क्यों वेक्टर है। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, सर ये स्केलर, सर ये स्केलर, तो सर इन दोनों का जब हम डिवाइड करके निकालेंगे तो आंसर भी स्केलर। क्योंकि देखिए यहाँ एरिया वेक्टर नहीं लिखा, सिर्फ एरिया लिखा है, तो इसलिए इसको स्केलर बोल रहा हूँ। वरना अभी आप सोच रहे होंगे कि सर डीएस को तो आप एरिया वेक्टर बोलते थे, अभी आप एरिया बोल रहे हो। नहीं, एरिया वेक्टर बोलता तो इसके ऊपर एरो लगाता ना मैं, तो एरिया लिखा है, तो स्केलर को स्केलर से डिवाइड करके सर स्केलर ही आएगा, तो वेक्टर कैसे हो सकता है, आओ दिखाते हैं। जरा बताइए, तो इसका यूनिट क्या लिखा हमने अभी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स, ये तो लिखा था अभी भी। और डीएस मतलब एरिया, एरिया की यूनिट बोलो क्या होगी? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर अगर आप काटें तो यू विल फाइंड दैट कि आपको मिला क्या? न्यूटन पर कूलम। और ये किसकी यूनिट है? ये किसकी यूनिट है भैया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी कैसी है? कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। गणित समझ में आई? नहीं, मतलब फिजिक्स में गणित नहीं, गणित का मतलब बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? बेसिकली ये रेशियो होता है एरिया का और फ्लक्स का, मतलब फ्लक्स ऊपर एरिया नीचे। लेकिन अब ये वेक्टर है कि स्केलर, तो कहने लगे वेक्टर। अब प्रूफ कैसे करें? यहां तो देखिए हम नॉर्मल रूल से अगर चले, स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, रिजल्ट होगा स्केलर। लेकिन अगर मैं यूनिट की तरफ जाऊं तो यूनिट अगर देखें तो इसका तो ये हो गया, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, ये कटा तो बचा क्या? न्यूटन पर कूलम। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है ना भैया, और वो तो वेक्टर है। इस चूंकि ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और यही यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो ये था हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब थोड़े से अगले टॉपिक का एक क्लू दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर से, यानी किसी भी गिवन एरिया के अंदर से जब ये लाइंस पास करती हैं तो इन लाइंस के नंबर को ही तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं ना भैया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं क्या होती हैं? दीज आर दोज इमेजिनरी पाथ्स जिनके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, अगर उसको ऐसे करने की परमिशन हो, वगैरह वगैरह, हम सब जानते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से गुजरेंगी तो भैया इस एरिया में कुछ चार्ज वगैरह इंक्लोज होगा, है ना। तो अब क्या है कि उसकी चार्ज के बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस टॉपिक को कंप्लीट कराना चाहें तो इसमें हमें आपको एक टॉपिक और पढ़ाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। तो हर जगह मैं आपको ये कहूँ कि नहीं नंबर काउंट करके तब निकालिए, तो पॉसिबल नहीं है। यानी कुछ एक नया तरीका और सीखना होगा फ्लक्स निकालने का। उस नए तरीके को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट देखने के बाद एरिया वेक्टर वाली उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।